हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th ज्योग्राफी में इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग और इसका खंड ख है जल संसाधन, यानी चैप्टर तीसरा है इकाई 1 का। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है पहला, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, वृहद क्षेत्र का क्या मतलब है, यानी ज़्यादा भागों में जल पाए जाने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। दूसरा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी पाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कुल जल का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 96.5 है, तो हम ऑप्शन नंबर डी इसको हम टिक लगा सकते हैं। आपको ये 6 के स्थान पे 5 बना लेना है, समझ गए। इसके बाद देखिए तीसरा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं जिनमें बांध भी आते हैं, ठीक है, तो इन्होंने यानी जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, पाई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं प्राणियों में 65% जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा, बिहार में अति जल दोहन से, अति जल के उपयोग से, बर्बादी से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ भागों में जल के अति दोहन से सखिया, और इसे इंग्लिश में आर्सेनिक कहा जाता है, इसका मात्रा बढ़ गया है जल में। ये प्रदूषण है, ठीक है, जल प्रदूषण। और वही राजस्थान महाराष्ट्र की बात की जाए, इसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तो हमें बिहार में बताना है, तो कौन सा, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप समझिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आया। नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय यानी एक उद्देश्य ना होकर कई उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली जो परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन से उद्देश्य होते हैं। बाढ़ नियंत्रण में करना, मृदा अपरदन को रोकना, सिंचाई, जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, ठीक है, परिवहन। तो ये सबके लिए एक साथ एक योजना बनाई जाती है, इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, समझ गए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ऐसी परियोजना जो विकास के कई उद्देश्यों में, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन रोक, सिंचाई, जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग की जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, ठीक है, इन सभी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति सक्षम हेतु जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा, जल संसाधन क्या है, वाटर रिसोर्सेज क्या उपयोग है। ठीक है, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं लिखे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उपयोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है जल का हमारे जीवन में। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। ठीक है, यहाँ की मानव सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है, मानव के जीवन जीने में, ठीक है, मानव सृजन में। प्राणी वनस्पति के अधिकांश भाग जल से ही होते हैं, ठीक है, तो इनमें जल की महत्व को सही ढंग से आंका जा सकता है। तो ये सारे लिखते हुए, यानी दैनिक जीवन में भी जल का हम उपयोग करते हैं, ये सारे लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है, समझ गए। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, अंतर्जातीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्जातीय का क्या मतलब है, अपने देश के जो विभिन्न राज्य होते हैं, आपसी राज्य में, ठीक है, विभिन्न राज्यों में जल से संबंधित जो विवाद होते हैं किस कारण से होते हैं। ठीक है, भारत के अंदर की बात की गई है, विभिन्न राज्यों में जल के बंटवारे के लिए जो विवाद होते हैं। देखिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आबादी बढ़ी, ठीक है, तो आधुनिकीकरण हुआ, तो इसके लिए उद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, इसके लिए जल की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में जल की मांग के लिए, हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि विकास, शहरीकरण, उद्योगीकरण, ठीक है, उद्योगीकरण मतलब कल कारखानों का लगना आदि के लिए जल की मात्रा में लगातार वृद्धि होती गई। इस कारण इन नदियों के जल में हिस्सेदारी के संबंध में अनेक अंतर्जातीय जल विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा हुआ। 4 नंबर देखिए, जल संकट क्या है। तो जल संकट काफ़ी आसान है,
जल की कमी जो पड़ जाना, जो उपयोग यानी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाना, जल की कमी पड़ जाना, वही तो है जल संकट। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? तो हम यहाँ से करेंगे, जल की अनुपलब्धता यानी जल की कमी जल संकट के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एवं जटिल समस्या है, यानी स्वच्छ जल। ठीक है, जल संकट के भाव उत्पन्न होने से ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। सूखा हो गया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल कमी पड़ जाना, तो ये सारी बातें जल संकट कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। किस कारण से भारत की नदियाँ प्रदूषित होते जा रही हैं? ठीक है, वो कारण हमें बताना है। तो पहले आपको लिखना है भारत की नदियों का प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। घरेलू एवं औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों, कीटनाशक और कृषि के प्रयुक्त वाले उर्वरक जल में मिल जाते हैं तो क्या होती है? जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है, ये भूमिगत जल में भी चले जाते हैं, नदी तालाबों में भी ये चले जाते हैं बारिश के द्वारा, जो मानवों के लिए अति नुकसानदायक है। बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की समस्या हो गई। राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या हुआ? फ्लोराइड की संख्या बढ़ गई। सीवेज एवं जल मल, भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभाव हुए। भारत की अधिकतर नदियाँ आज प्रदूषित हो गई, अनेक छोटी छोटी तो अत्यंत ही विषैली हो गई। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखना है और ये भी आपको शामिल कर लेना है। कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन, ठीक है, 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करती है। तो इस सभी कारणों से नदियाँ प्रदूषित हो गई। समझ में आ गया? तो यहाँ तक और ये आपको लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 2 है। पहला है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? क्या समझ में आया? जल संरक्षण, जल को बचाना, जल को अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल ना करके हम विवेकपूर्ण तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं जल संरक्षण हो रहा है। ठीक है, तो जल को बचाना ही जल संरक्षण कहते हैं और इसके कौन कौन से उपाय हैं ताकि जल को हम बचा सकें वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, जल संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर जल की बर्बादी होने ना देना, अर्थात अनावश्यक जल उपयोग को कम करना ही जल संरक्षण है। समझ गए? अब जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित देखिए है कौन कौन से हैं। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, उसे बर्बाद नहीं करना। दूसरा है भूमिगत जल, जो ज़मीन के अंदर से जो जल आता है उसे पुनः पूर्ति करना, ऐसे तरीके अपनाना जिससे कि बारिश का सारा जल ज़मीन के अंदर चला जाए। तीसरा है प्रदूषित जल का दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम साफ़ करें। चौथा है वर्षा जल को संग्रहण करना। ठीक है, छतों पे देखे होंगे राजस्थान में होता है ऐसा, छतों पे तालाबों में वर्षा जल को स्टोर किया जाता है। पांचवा है नदियों पर बांध बनाना। छठा है वृक्ष रोपण को बढ़ावा देना, इससे क्या होगा? पर्यावरण अच्छा रहेगा तो बारिश होगी। समझ में आ गया आपको? तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है? बारिश का पानी का मानव जीवन में क्या उपयोगिता है? ठीक है, इसके संग्रहण व इससे हमें क्या करना, इकट्ठा करना और पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, और इसे कैसे हम उपयोग कर पाएँ वो विधियाँ हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा, ठीक है, वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। खासकर हमारे देश की कृषि जो है वो बारिश पर ही आधारित होती है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान पेयजल हेतु वर्षा जल संग्रहण का छत पर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाने में चलन था। ठीक है, तो क्या हुआ कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था जिससे मृदा संचित खेती की जा सके। ठीक है, इसे राजस्थान में जैसलमेर में खरीदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे उपयोग आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? तो हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।